हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वाड्रेटिक का लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं और रिकॉल करके फिर हम लेक्चर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर 1 में जो हमने देखा था सिंपल बातें जो लेक्चर 1 में था, लेक्चर 1 में क्या क्या था। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे, रिमाइंडर थ्योरम। फिर हमने बात किया था इसमें नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मैं बार बार इसको क्यों रिकॉल करवाता हूँ, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब टॉपिक एंड हो जाए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। फिर लेक्चर 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था जनरली क्वाड्रेटिक के बारे में ही बात किया था। ax² प्लस ऑफ bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ पे हमने देखा था एक चीज़ कि सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए आया था, यही है ना। तो यहाँ पे लेक्चर 2 में और भी एक कुछ बातें की थी। अगर कोई पॉलिनोमियल होगा, जैसे सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल nth डिग्री का है, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उससे कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। तो n रूट्स होंगे तो भैया अगर मान लो जैसे कोई पॉलिनोमियल px है, px इज इक्वल टू लेट सपोज दैट क्यूबिक है, ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d है ना। और इस पॉलिनोमियल के लिए कह दिया जाए कि इसके 3 रूट है अल्फ़ा बीटा और गामा। तो मैं इसको ये भी समझाया था पिछले टर्न पे कि इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं कि ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d, इसको अगर लिखना हो फैक्टर के फॉर्म में तो 3 रूट है तो भैया 3 फैक्टर तो होंगे ही। जैसे x माइनस ऑफ क्या होगा अल्फ़ा, फिर होगा x माइनस ऑफ बीटा और यहाँ से x माइनस ऑफ गामा। तो यहाँ से ये 3 फैक्टर है। अब यहाँ पे लेकिन क्या इसके इक्वल है, नहीं। यहाँ पे बताया था कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर यहाँ पे रख देंगे तब जाके ये इसके इक्वल आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात था जो हमने समझाया था पिछले टर्न पे, एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। और ये काफ़ी यूज़फुल रिलेशन है, इसको याद रखना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर 3 में, यहाँ पे लेक्चर 3 में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लेक्चर 3 में जो सबसे छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यहाँ पे ये इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सीधा आचार्य रूल से जो रूट निकल के आता है उस कैसे आता है मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ। अगर हम एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दें तो ये एक्सप्रेशन हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी वाई एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू 0। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये चीज़ देखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसमें क्या क्या टर्म दिखाई देता है मुझे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर ये चीज़ कर ले, इसको x का स्क्वायर कर ले, 2 नहीं है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो ये चीज़ हो जाएगा x, और प्लस इसी का स्क्वायर भी होना चाहिए। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर का एडिशन और b बाई 2a का होल स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन प्लस ऑफ c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, दैट इज x प्लस ऑफ क्या आएगा b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी इसको उधर भेज दे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस ऑफ c बाई ए आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो x प्लस ऑफ b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन नीचे दैट इज 4a स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो दैट इज x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई नीचे कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको अगर उस तरफ ट्रांसफ़र कर ले तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2a।
तो यहाँ से ये जो रूट निकल के आया अपने पास, इसमें दो वैल्यू आए निकल के, कॉमन सेंस की बात है। अगर अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बोल देते हैं इसको बाई 2a, तो बीटा का वैल्यू है अपने पास माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अब डी को यहाँ पे अलग से लिखा जाता है, रूट में फंसा हुआ क्वांटिटी है ये, तो रूट में जो फंसा हुआ क्वांटिटी है बहुत कुछ डिटरमाइन करेगा इस क्वांटिटी का। तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये टर्म है। अब ये रूट में अगर क्वांटिटी है तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट को जीरो भी होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जब ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, है ना। तो जब ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी तो रूट के अंदर निगेटिव क्या आएगा अपने पास, दैट इज इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इमेजिनरी नंबर आएगा, इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ से निकल के आती है। तो इसीलिए इस डी को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी को हम बोल देंगे, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये डिस्क्रिमिनेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट, रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स के बारे में ये हमें जानकारी देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो हम रूट्स के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। यहाँ से भी सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वगैरह एवरीथिंग देख सकते हैं, सारा कुछ निकल के आएगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट चर्चा हम करते हैं किस चीज़ के ऊपर, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तो मैं फिर से वापस से रूट क्या आया था निकल के वो लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, ये अपने पास रूट निकल के आया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट में ना क्वाड्रेटिक का डी निकालेंगे। डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, यही था वैल्यू। तो सबसे पहले हम डी का कैलकुलेशन करेंगे, डी का। अब इसमें दो बातें हो सकती है, तीन बातें होंगी एक्चुअली में। डी का जो वैल्यू है इसमें तीन टाइप की बातें होगी। अब डी का जो वैल्यू है या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो डी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, या तो डी का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा। तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे जो रूट है, दोनों रूट क्या आएंगे निकल के, दोनों रूट अपने पास रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा। जब डी लेस देन 0 होगा तो इस केस में अंडर रूट में जो फंसा हुआ है वो निगेटिव होगा, तो इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे इस केस में, रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, या इसी को कॉम्प्लेक्स रूट भी बोल सकते हैं। इस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, अब यहाँ से दो वैल्यू है प्लस माइनस से, अगर ये डी 0 हो जाएगा तो दो रूट तो यहाँ से निकल के आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 का इक्वेशन है, तो दो रूट तो होंगे ही। लेकिन दोनों रूट का वैल्यू यहाँ प्लस माइनस ना हो, ये हट जाने के कारण दोनों रूट का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होगा, एंड रूट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई 2a के इक्वल आएगा। ये अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू याद रखना है, ये रिमेंबर दिस, डायरेक्टली काम आएगा कई बार, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में भी दो बातें हम करेंगे। अगर डिस्टिंक्ट, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए
तो क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो इस केस में रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे, रैशनल नंबर आएगा। रैशनल इरेशनल तो समझ में आता होगा ना। रैशनल नंबर मतलब एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एनी नंबर, जो कोई भी नंबर होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर होगा और क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ पे पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर का कंडीशन है। तो रियल नंबर में दो टाइप के होते हैं एक्चुअली में, रियल का ही दो टाइप होता है। रियल नंबर में अगर बात करें तो इसी में या तो रैशनल होंगे या तो ये इरेशनल होगा, है ना। तो हम यही चर्चा करने वाले हैं कि कब रैशनल होगा कब इरेशनल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ डिटरमाइन करेगा ये डी का वैल्यू, है ना। डी का पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे दो बातें होंगी। अब डी यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डी इक्वल टू मान लो के स्क्वायर है और डी इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर है। तो डी इक्वल टू के स्क्वायर अगर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है ना, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस केस में रूट्स हो जाएंगे रैशनल, रूट्स आर रैशनल। और इस केस में क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। अब इस केस में अगर बात करें रूट्स आर इमेजनरी, तो जब रूट्स इमेजनरी होंगे तो इमेजनरी में अब क्या बातें आएंगी निकल के, वो चीज़ हमें समझना है। अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा था ना, मैं फिर से लिख देता हूँ अल्फा इक्वल टू बीटा। रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स में कुछ बातें आएंगे निकल के, उस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि डी का वैल्यू तो निगेटिव है। जैसे अगर मान लो अंडर रूट -3 आ गया, तो अगर एक रूट यहाँ पे +3 अंडर रूट ऑफ -3 होगा तो एक रूट प्लस में आएगा, तो एक दूसरा रूट जो है उसका माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इमेज कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। मतलब अगर अल्फा का वैल्यू p प्लस आयोटा क्यू है, तो यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है दैट इज p माइनस आयोटा क्यू होगा। बाकी p और q का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ से एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आया है, और ये इरेशनल रूट्स भी कॉन्जुगेट में होते हैं, है कि नहीं। मतलब यहाँ से भी ये पेयर में होंगे, ये अल्सो अकर इन पेयर, अल्सो अकर इन पेयर, पेयर में ये भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करो, जैसे अल्फ़ा का वैल्यू अगर 2 + √3 है, तो ऑटोमेटिक बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 - √3 आएगा। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जर्वेशन अभी इस पे क्वेश्चन बन जाता है ढेर सारे। तो अभी मैं क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने का और कोशिश करेंगे। तो एक चार्ट अभी मैंने बना दिया है, थोड़ा सा चार्ट से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है चीज़ें, और बाकी बहुत तकलीफ वाली चीज़ें नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, बस छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना है। तो आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी आप मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अब हमने देख लिया कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, दो बातें किया था यहाँ पे। मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। अगर इरेशनल रूट्स होंगे, इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स,
तो ये रैशनल रूट्स भी पेयर में होते हैं, दोनों ही रूट्स पेयर में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अगर एक रूट जैसे अगर दिया है अपने पास, जैसे 2 + √5 दिया है और बीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, देन बीटा इक्वल टू ऑटोमेटिक हो जाएगा 2 - √5, है कि नहीं, 5 आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर इमेजिनरी रूट्स में अल्फा का वैल्यू अगर ये दिया है भैया 2 + 3 आयोटा, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। आयोटा का वैल्यू जानते हो ना, √-1, वही इमेजिनरी नंबर है। तो अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट, विथ रैशनल coefficients if one root is 10-15 डिग्री। तो यहाँ से दो बातें हैं। विथ रैशनल कोफिशिएंट, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये चीज़ तभी वैलिड रहेगा जब को प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रैशनल। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये लोग भूल जाते हैं। प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रैशनल, है कि नहीं। इस केस में कोफिशिएंट्स आर रियल, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए जो भी इक्वेशन होगा, है कि नहीं। ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं लिख दिया हूँ अलग से, इसको याद रखना है भैया। अभी जगह बोर्ड पे थोड़ा कम है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं पहले। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक रैशनल कोएफिशिएंट, दूसरा 10-15 डिग्री। अब कई लोग इसका वैल्यू पता नहीं होता, 10-15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ये तो खैर ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पढ़ेंगे तो निकाल के भी बताएंगे कैसे आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जिसको नहीं पता है वो मैं बता दे रहा हूँ। अल्फा का वैल्यू 10-15 दिया है, 10-15 डिग्री का जो वैल्यू होता है दैट इज 2 - √3 आएगा। तो अगर एक रूट यहाँ पे 2 - √3 है तो वही बात है, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। तो ये चीज़ बीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू 2 + √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट अगर निकालेंगे SOR, तो अल्फा प्लस और बीटा दोनों का सम आ जाएगा, दैट इज 4 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालेंगे दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो 4 - 3 दैट इज 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो नाउ इक्वेशन अगर लिखेंगे तो इक्वेशन x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर आया। क्या यहाँ पे जो कोफिशिएंट वो रैशनल है, बिल्कुल है। यहाँ पे x² कोफिशिएंट 1 है, 1 इज ए रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, 1 इज ए रैशनल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया। अब जैसे इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा, छोटा सा प्रॉब्लम एक और मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स whose one root is 2 + 3 आयोटा। तो ऑब्वियस से बात है, यहाँ पे विथ रियल कोफिशिएंट बोला, जो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैं समझा रहा था कॉन्सेप्ट के थ्रू। रियल कोफिशिएंट लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अल्फा का वैल्यू 2 + 3 आयोटा दिया है तो बताया था कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अगर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या 2 - 3 आयोटा लिख सकते हैं।
इमेजनरी वाले पार्ट को ही प्लस में है तो निगेटिव में लिखेंगे उसका कॉन्जुगेट। ऐसा नहीं कि इसमें चेंज कर देंगे, एग्जाम में बेवकूफ़ बनाने के लिए भी कई बार लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, तो कुछ चंपट लोग ये आंसर में लिखते हैं भैया बीटा हो जाएगा सर 3 आयोटा - 2, और ये चीज़ गलत हो जाएगा। कॉन्जुगेट पेयर में क्या होता है, इमेजनरी वाले पार्ट का साइन चेंज होता है, तो ये चीज़ हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सम ऑफ रूट अगर निकालेंगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का सम 4 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 प्लस में 3 आयोटा और फिर 2 माइनस में 3 आयोटा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 2 इंटू 2 कितना आ जाए 4, और ये चीज़ -3 आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 + 9 दैट इज 13 आ जाएगा ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन अगर लिखेंगे तो वही चीज़ आंसर में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ दिस इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू रख देंगे, सम ऑफ रूट पता है अपने पास 4 है, तो x² माइनस ऑफ 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द आंसर। तो कोई नहीं, बहुत सिंपल बच्चों वाला प्रॉब्लम है, लेकिन इतना सिंपल प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है। पूछ भी सकता है छोटे मोटे एग्जाम में तो, लेकिन थोड़ा ढंग का एग्जाम होगा तो थोड़ा इसके अपर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, तो उसको भी मैं देखता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर बात करते हैं, जैसे इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0 एंड अगला एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है ax² प्लस ऑफ, यहाँ bx² कर दे, चलो bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0, 1 रूट ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन इज कॉमन, देन फाइंड रेशियो ऑफ दैट इज b is to a is to c, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या होगा अब यहाँ पे देखो, एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछना होता है ना तो एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा देता है। दिमाग क्या लगा दिया है यहाँ पे, इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, सॉल्यूशन देखते हैं। ये सबसे पहला जो इक्वेशन है 2x² प्लस में x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा पहले हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश अगर करते हैं, तो रूट अगर निकालेंगे तो सबसे पहले d निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 39। तो क्या d का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब d का वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएंगे, तो रूट्स आर इमेजिनरी। और एक चीज़ अभी हमने पढ़ा है कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर, पेयर में होते हैं। तो पेयर में होते हैं तो भैया अगर एक रूट मान लो सपोज दैट, अगर एक रूट इसका p प्लस आयोटा q है, तो दूसरा रूट बीटा इक्वल टू p माइनस आयोटा q होगा, सत्य वचन है जो अभी हमने देखा था, समझा था। अगर मान लो सपोज दैट एक कोई भी एक रूट ले, सपोज दैट अल्फा कॉमन है, इसका अल्फा रूट है, तो इसका अगर अल्फा रूट हमें एक पता चल गया तो क्या बीटा भी पता चल जाएगा, p माइनस आयोटा q होगा। इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर
कॉमन, दोनों ही रूट्स कॉमन है, इसका ये मतलब सीधा सीधा बोथ रूट्स आर कॉमन। तो जब दोनों रूट्स कॉमन है तो बोथ इक्वेशन सेम हो जाएंगे, तो बोथ इक्वेशन सेम हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, तो इक्वेशन को कंपेयर करने का तरीका मैं बताया था। अगर पहले का लेक्चर नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसने भी नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देख लेना। तो जब दो इक्वेशन सेम होते हैं तो रेशियो इक्वेट करते हैं हम, रेशियो। ये नहीं कि सर b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 5, नहीं, ये गलत हो जाएगा। रेशियो सेम होगा, है कि नहीं। तो रेशियो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, रेशियो विल बी सेम, है ना, रेशियो सेम आएंगे। तो रेशियो यहाँ से सेम आएंगे, तो यहाँ से अगर इक्वेट करने की कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो नीचे b है, और यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे a है, तो 1/a इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 है, यहाँ पे c है, तो ये चीज़ हो जाएगा 5/c आ जाएगा। तो यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी पूछना है पूछ सकते हो, कोई भी कुछ भी निकाल सकते हो, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इस रेशियो में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे रेशियो को हम के इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से a b c सब का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर निकालना हो तो निकाल लो, जैसे a का वैल्यू 1/k आ जाएगा, b का वैल्यू 2/k आ जाएगा, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/k आ जाएगा। तो रेशियो उसी हिसाब से अगर करेंगे के जो कॉमन टर्म में हट जाएगा 1:2:5 आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से आंसर आएगा कभी भी अगर पूछे तो, है कि नहीं। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम जो होता है ना, ऑब्जर्वेशन करने आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करने अगर आ गया तो क्वेश्चन समझ लो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी बहुत बातें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में और समझने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी क्या होता है। एक तरफ इक्वेशन और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इस तरफ इक्वेशन है और इस तरफ आइडेंटिटी है। बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। देखो, इक्वेशन और आइडेंटिटी में बिल्कुल अंतर होता है। इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसके रूट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें ना, ये x² - 3x + 2 = 0 है, तो क्या है यहाँ पे x का जो इसके रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या है, रूट्स तो दिख रहा है यहाँ से, रूट्स 1, 2 है। अतः x का वैल्यू 1, 2 अगर रखेंगे इसमें, तो 1 और 2 पे ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 2 = 0 आ रहा है। सिमिलरली 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 2 = 0 आ रहा है। लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है ना, आइडेंटिटी जैसे अगर हम ये लिखते हैं, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = 1, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं इसको आइडेंटिटी और इसको इक्वेशन? एक्चुअली क्या होता है ना, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर द रूट्स, ओनली फॉर इट्स रूट्स। जो इसके रूट होंगे उसके लिए सेटिस्फाइड होगा, मतलब सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x। अब लेकिन जो आइडेंटिटी होता है, दैट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द x, ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। हियर थीटा इज द वेरिएबल, कुछ भी थीटा रखेंगे तो ये 1 ही आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ भी x का वैल्यू रखेंगे तो ये 0 ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 1, 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वेशन इज satisfied only for some particular values, मतलब जो इसके रूट्स होते हैं, है कि नहीं, वही रूट कहलाता है। लेकिन आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज। आइडेंटिटी is satisfied
फॉर ऑल द वैल्यूज, सारे वैल्यू के लिए आइडेंटिटी सेटिस्फाइड रहेंगे, है कि नहीं, ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो ये बेसिक अंतर है इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में। इसका बात क्यों कर रहे हैं, इसका बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ समझना तो बहुत बच्चों का काम है और कई जगह इसका यूज आएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या यूज आएगा, तो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से बोल देता है कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो आइडेंटिटी है, तो आंसर क्या होगा, मतलब कुछ वेरिएबल वगैरह दे देगा, उसमें वैल्यू फिर फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और तो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया इक्वेशन और आइडेंटिटी में। तो एक और चीज़ है, मैं फिर से पूछ लेता हूँ, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 है, इक्वेशन है कि आइडेंटिटी है। अब भैया यहाँ पे थीटा के सारे वैल्यू के लिए क्या साइन का वैल्यू 1 होता है, नहीं, सिर्फ थीटा का वैल्यू जो होगा ना 4n + 1 π/2 उसी के लिए होता है ये साइन थीटा का वैल्यू 1, मतलब सबके लिए नहीं होगा। अगर जैसे इस तरीके से कोई लिख दे सेक स्क्वायर थीटा, चाहे अगर हम इस तरीके से बात करते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लिख देता हूँ ना x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर प्लस 2x + 1। क्या इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल आइडेंटिटी है। इस एक्सप्रेशन में x का जो वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे जो x का वैल्यू रखेंगे, क्या दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज आइडेंटिटी, है ना। अब पॉलिनोमियल कब आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, हमें वो चीज़ समझना है। तो एक नोट डाल के अगर यहाँ पे लिख दें कि इफ पॉलिनोमियल is satisfied for more number of values of x then its degree, then it becomes आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया है px = ax² प्लस ऑफ bx प्लस c = 0, बोल दे कि ये सर आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब होगा इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स आर ग्रेटर देन 2, रूट्स आर ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक रूट हैं इसके, मतलब जितना डिग्री है, डिग्री इसका 2 है, यहाँ से देख सकते हो, तो इसका रूट्स ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। चाहे कई बार ये बोल देता है कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, कुछ इस तरीके से बोल देगा, कुछ वेरिएबल दे देगा। अब पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होता है कि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो कंडीशन के लिए हम चर्चा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल px इज आइडेंटिटी, then all its coefficient, coefficients are 0, ठीक है ना, सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इसका डेरिवेशन भी होता है क्वाड्रेटिक के लिए, चाहो तो मैं करके भी बता सकता हूँ, लेकिन कोई नीड नहीं है। अब जैसे अगर बोल दे फॉर एग्जांपल कि ax² + bx + c
इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा देन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, सारे के सारे साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे, है ना। तो जैसे इस पर एग्जाम्पल और एक और क्वेश्चन जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है कि भैया पी स्क्वायर माइनस ऑफ 3p प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर सर प्लस p माइनस ऑफ 1 x प्लस ऑफ दिस इज p स्क्वायर माइनस ऑफ p एंड चाहे प्लस ऑफ p कर देता हूँ माइनस ऑफ 2 कर देता हूँ इज इक्वल टू 0 is satisfied for more than two values of x, then find p का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि क्वाड्रेटिक है तो भैया 2 ही डिग्री होते हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है 2 से अधिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। तो कुछ नहीं कहना है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो भैया 3 वही बातें हो जाएगी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये जो टर्म है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा।